किचन हमारे घर का सबसे महंगा हिस्सा होता है और सिर्फ महंगा ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट भी। बेडरूम की जहाँ तक बात करें तो हो सकता है आप वहाँ से रात को सोने के लिए जाएं, लेकिन किचन एक ऐसा हिस्सा है जो सुबह शुरू होता है और रात तक उसमें काम होता ही रहता है, तो हुआ ना वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। फिर भी जानकारी के अभाव में हम कई ऐसी मिस्टेक कर देते हैं, ऐसी गलतियां कर देते हैं जो किचन बनते वक्त हमें समझ नहीं आती, लेकिन उसके बाद जब किचन का डेली यूज हो रहा होता है फिर हमें समझ आता है कि हमने क्या क्या ब्लंडर्स कर दिए हैं, जिस वजह से हमें काम करने में क्या क्या दिक्कतें। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 12 ऐसे मेजर मिस्टेक्स की जो अक्सर हम किचन में कर दिया करते हैं जानकारी के अभाव में, और फिर जब किचन को हम यूज करना शुरू करते हैं फिर हमें समझ आता है कि हमने क्या क्या ब्लंडर कर दिए हैं, लेकिन उस टाइम तक बहुत लेट हो चुका होता है और हम उनको ठीक नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिजाइन रिलेटेड कुछ नहीं बताने वाला कि कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्या चीज अच्छी लगेगी, क्या चीज बुरी लगेगी, वो सबके लिए सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ गलतियों की बात करने वाले हैं जो डिजाइन पर्सपेक्टिव से नहीं, प्लानिंग पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा कि टेक्निकली हम क्या क्या मिस्टेक कर देते हैं जिस वजह से बाद में हमें दिक्कत आती है। हाँ, तो चलिए अब करते हैं वीडियो का आरंभ। पहली गलती हम करते हैं फिल्टर में, यानी जब हम वाटर प्यूरीफायर लगाने का प्लान करते हैं। अब इसमें हम दो तरह की मिस्टेक्स कर सकते हैं। पहली मिस्टेक ये होती है कि जब भी हम वाटर प्यूरीफायर लगाने का प्लान करते हैं तो वहां पर हम बिजली का पॉइंट दे देते हैं, पानी कहां से आएगा उसका पॉइंट देते हैं, लेकिन पानी कहां जाएगा उसकी प्लानिंग कभी भी ठीक से नहीं करते। हम क्या सोचते हैं कि जो ड्रेन पाइप निकलता है पतला सा वो सिंक में छोड़ देंगे, सिंक में छिप करवा के नीचे छोड़ देंगे, या आप कर तो सकते हैं बिल्कुल ये, लेकिन जुगाड़ है जो देखने में बहुत गंदा लगता है। इसका जो सही तरीका है वो ये है कि जहां भी आप फिल्टर लगाना चाह रहे हो वहां पर उसके पीछे एक ड्रेन पाइप, जैसे एसी में लगता है ना ग्रे कलर का ड्रेन पाइप दीवार के अंदर अंदर, वो पहले डाल दो, ताकि जब भी आप फिल्टर लगाओ तो जो फिल्टर का ड्रेन पाइप पतले वाला वो आप ग्रे वाली ड्रेन पाइप में छोड़ सको और कोई भी पाइप आपको बाहर ओपन में ना दिखे, हर चीज बिल्कुल कंसील्ड हो, बिल्कुल परफेक्ट दिखे। ये तो हो गई पहली गलती। दूसरी गलती हम करते हैं कि हम एडवांस में प्लान नहीं करते कि हम वाटर प्यूरीफायर कौन सा लाने वाले हैं। अब ऐसे में होता है कि हमारा जो मिस्त्री है वो बीच में जो बैक स्पेस की टाइल होती है वहां पे प्लान कर देता है, भाई पानी कहां से आएगा वो प्लान कर दिया, बिजली कहां से आएगी वो प्लान कर दिया, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम किस साइज का फिल्टर लाना चाहते हैं। बाद में अक्सर ये होता है कि हम गए दुकान पर, हमें कोई फिल्टर पसंद आ गया, लेकिन वहां पर हमारी चॉइसेस लिमिटेड हो जाती है क्योंकि हमारे पास जो जगह है वो पहले से डिसाइड हो गई है कि यहां पर लगाना है, अब उसके अकॉर्डिंग फिल्टर लेकर आओ। असल में होना ये चाहिए कि आप पहले ही डिसाइड कर दो फिल्टर आपको कौन सा लगाना है, उसकी डायमेंशन क्या है, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, पानी कहां से आएगा, कहां जाएगा, नीचे बॉर्डर रखने के लिए कितना स्पेस है। और एक बार वाटर प्यूरीफायर डिसाइड हो गया फिर अपन मिस्त्री को बताओ कि भाई ये डायमेंशन है, या फिर आपको जो भी आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर है उसको बताओ कि ये डायमेंशन है, अब बताओ इस डायमेंशन के फिल्टर मैं कहां फिट कर सकता हूं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो पहले तो नॉर्मली प्लान कर देते हैं कि भाई यहां फिल्टर आएगा, लेकिन जब वो फिल्टर लेने जाते हैं तो वहां जाकर उनको और किसी तरह का फिल्टर पसंद आता है जो शायद साइज में बड़ा हो या लंबा हो या चौड़ा हो, वो वहां पर फिट नहीं हो पाता, फिर फिल्टर की पोजीशन में चेंज करनी पड़ती है। लेकिन फिर जहां भी हमने पॉइंट दिए हुए हैं वहां से ओपन में पाइप और ओपन में वायरिंग ले जानी पड़ती है, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले से फिल्टर प्लान करके चलो कि कौन सा लेना है। दूसरी गलती हम करते हैं जब हम काउंटर टॉप की हाइट को डिसाइड करते हैं। आप इंटरनेट पे जाओ, किसी आर्किटेक्ट वाले से पूछो, इंटीरियर वाले से पूछो, वो कहेंगे भाई 30 से 42 इंच सब ठीक है, उसके बीच में आप कहीं भी काउंटर टॉप दे सकते हैं। लेकिन 30 इंच और 42 इंच में 12 इंच का फर्क आ जाता है। अब आपके लिए क्या सही है वो कैसे डिसाइड हो? उदाहरण देता हूं एक, अगर आपकी हाइट 4 फुट 6 इंच है तो आपको जो काउंटर टॉप की हाइट है वो 6 इंच लेनी है। अगर आपकी हाइट 4 फुट 8 इंच है तो आपको जो काउंटर टॉप की हाइट है वो 31 यानी 31 इंच लेनी है। अगर आप 4-10 के हैं तो 32 यानी 32 लेनी है। अगर आप 5 फुट के हैं तो 33 यानी 33 लेनी है। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हाइट में 2-2 इंच का इजाफा होता जाएगा वैसे काउंटर टॉप की हाइट 1-1 इंच बढ़ती चली जाएगी। ये रूल बहुत कम लोगों को मालूम है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गलती इसमें करते हैं। तो अब आपको देखना है कि किचन में कौन वो इंसान है जो सबसे ज्यादा काम करने वाला है, उनकी हाइट क्या है, उसके हिसाब से अपना काउंटर टॉप की हाइट प्लान करो। इसके अलावा और लोग भी आएंगे जो किचन में काम करेंगे, वो थोड़ी बहुत देर के लिए काम करेंगे, जो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान वहां परमानेंट काम करने वाला है प्लीज उसके अकॉर्डिंग हाइट को ठीक रखो। जरूरत से ज्यादा अगर नीचे स्लैब हो गया तो माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है लॉन्ग टर्म में, और अगर जरूरत से ज्यादा ऊपर स्लैब हो गया तो करते करते थकने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए प्लीज इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। काउंटर टॉप में दूसरी जो मिस्टेक हम करते हैं वो ये है कि आजकल जो काउंटर टॉप का ग्रेनाइट लगाओ, क्वार्ट्ज लगाओ या टाइल लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो सीधे सीधे कारकस है जो नीचे बॉक्स बने उनके ऊपर टिका दिया जाता है। अब ऐसे में जो पार्टीशन है वो आप भले पत्थर के दो या लकड़ी के दो, वो आपकी दिक्कत है, वो आप देखो। लेकिन लोग क्या करते हैं, एक बार उन्होंने पार्टीशन दिए उनके ऊपर सीधे सीधे काउंटर टॉप लगा देते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे में होता क्या है कि ये आपका काउंटर टॉप लगा हुआ है, यहाँ एक सपोर्ट आया, यहाँ एक सपोर्ट आया, यहाँ एक सपोर्ट आया, लेकिन बीच के जो हिस्से हैं वहां कोई सपोर्ट नहीं है। ऐसे में अगर कल को आपने कोई भारी बर्तन ऊपर रख दिया तो जहां सपोर्ट नहीं है वहां पर एक क्रैक बन सकता है। इस चीज को करने का सही तरीका यह है कि आप जहां जहां कारकस बना रहे हो वहां के सपोर्ट लग गए, सपोर्ट के ऊपर एक प्लाई या फिर मार्बल लगाओ जो पूरे में आए, उसके ऊपर आपका काउंटर टॉप का पत्थर आना चाहिए, यानी पत्थर को पूरा का पूरा एक सपोर्ट मिलना चाहिए नीचे कंटिन्यूअसली। तो मैं दोबारा समझ लो कि ये आ गए आपके कारकस के सपोर्ट, कारकस यानी नीचे जो डब्बे बने उनके सपोर्ट, उसके ऊपर आप प्लाई रखो या मार्बल रखो, उसके ऊपर आपको अपना काउंटर टॉप का जो भी चीज चुन रहे हो, ग्रेनाइट चुन रहे हो, क्वार्ट्ज चुन रहे हो, उसके ऊपर टिकाना है, यानी जो उसका सपोर्ट है वो इस पूरे के ऊपर आना चाहिए, ना कि नीचे जो सपोर्ट लगे सिर्फ उनके ऊपर। तीसरी गलती जो हमसे हो जाती है वो होती है अक्सर स्पेस प्लानिंग में। स्पेस प्लानिंग में एक चीज अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, वो है किचन ट्राइंगल रूल। अब जिन लोगों ने ये चीज नहीं सुनी उनको मैं बता दूं, इस रूल के अकॉर्डिंग आपका फ्रिज, सिंक और बीच का गैस स्टोव, इन तीनों के बीच में कम से कम 4 फीट का अंतर होना चाहिए। किन्हीं दो को भी आपस में देखें तो उनके बीच में कम से कम 4 फीट का अंतर होना चाहिए। अगर आपने ये रूल फॉलो किया तो ऑटोमेटिकली आपका स्टोव हो, आपका सिंक हो या फ्रिज हो, उनके दोनों तरफ 2-2 फीट की जगह आराम से निकल जाएगी ऑटोमेटिकली। बशर्ते आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि स्टोव,
फ्रिज और सिंक इनके बीच में 4 फुट की दूरी कम से कम जरूर हो। ये चीज करते ही पक्का हो जाएगा कि अगर आप मान लो कल को सिंक में बर्तन वगैरह साफ भी करो तो वहां की कुछ छींटे उठ के आपके स्टोव के ऊपर ना जाए, स्टोव में आप छौक लगा रहे हो कुछ भी करो तो वहां कोई गर्म तेल उड़कर आपके फ्रिज या सिंक की तरफ ना जाए। इस तरह से सारी जो इक्विपमेंट्स बिल्कुल सेफ रहेंगे, काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके जो हाथ है वो भी आसानी से चल पाएंगे, आपको कोई चीज बचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथी गलती जो हम करते हैं वो करते हैं सिंक में। सिंक में हम 2 तरह की गलती कर सकते हैं। पहली गलती ये होती है कि अगर आपने पहले अपना काउंटर टॉप कटवाया उसके ऊपर सिंक रख रहे हो तो बिल्कुल उसके ऊपर मत रखो। काउंटर टॉप से 2 से 3 mm नीचे सिंक होना चाहिए, यानी काउंटर टॉप का जो पत्थर ऊपर आ गया उससे हल्का सा नीचे सिंक आया और सिंक के आसपास अब जो जगह बच गई, यानी जहां पर आपका पत्थर और सिंक आपस में मिल रहे हैं वहां पर अक्सर लोग व्हाइट सीमेंट भरवा दिया करते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। व्हाइट सीमेंट में दिक्कत ये होती है कि कुछ टाइम बाद वो बेकार होने लगता है, काला होने लगता है और धीरे धीरे करके निकल भी जाता है। एक बार वो निकला, ऐसा तो है नहीं कि आप डेली उसको रिपेयर कर रहे होंगे, वो अगर निकल गया तो वहां से पानी नीचे जाना शुरू हो जाएगा और नीचे की जो भी लकड़ है उसको खराब करना शुरू कर देगा। इसको करने का सही तरीका यह है कि आप पत्थर से 2 से 3 mm नीचे अपना सिंक फिक्स करो और साइड में जो गैप है उसको इपॉक्सी ग्राउटिंग के थ्रू भराओ। इपॉक्सी एक बार आपने करवा ली तो 10 से 15 साल को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उससे पानी पड़े कुछ पड़े वो निकलने नहीं वाली और इपॉक्सी पानी को आर पार बिल्कुल नहीं होने देती, यानी नीचे की जो लकड़ है वो भी बिल्कुल आपकी सेफ रहेगी। तो ये तो कि सिंक की पहली मिस्टेक। सिंक में जो दूसरी मिस्टेक है वो ये होती है कि जब भी हम सिंक लेने जाते हैं तो नॉर्मल सिंक उठा के ले आते हैं, जबकि आजकल मार्केट में साउंडलेस सिंक भी आ चुकी है। साउंडलेस इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बिल्कुल साउंड नहीं होगी, साउंड तो होगा लेकिन उसमें चारों तरफ नीचे की तरफ पैडिंग कर दी जाती है, जिस वजह से कोई बर्तन आपको गिरता है या पानी उसमें गिर रहा है तो आपको जो आवाज हो काफी दबी सुनाई देती है, जो काफी एलिगेंट लगती है, अच्छी लगती है, ना कि वैसे कि भाई आप बर्तन धो रहे हो वो सिंक से बार बार टकरा रहे तो आवाज हो रही है, थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। इसलिए मेरी एडवाइस है कि जब भी आप सिंक लेने जाओ तो हमेशा साउंड प्रूफ सिंक ही लेकर आओ, उसके अलावा और किसी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब तक हमारे 4 पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब आते हैं अपने 5वें पॉइंट पर, जो करते हैं हम गैस स्टोव के साथ। गैस स्टोव में हम 3 तरह की दिक्कतें फेस कर सकते हैं, 3 तरह की गलतियां करते हैं। पहली गलती जो उसमें हम करते हैं वो ये करते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में हम कोई नॉर्मल ब्रांड या बिना ब्रांड का स्टोव उठाकर ले आते हैं। अब अगर आप ओवर द काउंटर वाला स्टोव ला रहे हैं, यानी जो सिर्फ काउंटर के ऊपर रख दिया जाता है, वहां तो फिर भी ठीक है, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया कि आप हॉबिन स्टोव के साथ जाना चाह रहे हो, यानी जिसमें पत्थर काटते हैं और फिर स्टोव रखा जाता है, तो वहां आपको गलती से भी किसी नॉर्मल ब्रांड या नॉन ब्रांडेड आइटम नहीं लाना है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कल को आप ऐसी कोई चीज ले आए उसमें दिक्कत आई तो इस तरह की हॉबिन स्टोव को रिपेयर करना बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाती है, और अगर वो खराब ही होगा यानी रिपेयर ही नहीं कर सकते तो उनको आप हटा के ये नहीं कि किसी अच्छी कंपनी का लाके वहां दोबारा लगा दोगे, क्योंकि हर एक स्टोव का डायमेंशन, उसकी लेंथ और ब्रेथ अलग आती है। आप जो पहले लाए हो उसके हिसाब से आपका पत्थर ऑलरेडी कट चुका है। अब अगर आप चेंज भी करना चाहो तो आपको एग्जैक्ट सेम साइज का ढूंढना पड़ेगा, जो लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए मेरी एडवाइस है कि प्लीज थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में यहां कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। बेस्ट ब्रांड के साथ जाओ, एक बार पैसे खर्च करो, लेकिन ऐसे पैसे खर्च करो कि चीजें आगे खराब ना हो। वो ब्रांड कौन सी हो सकती है वो मैं साइड में लिख रहा हूं, प्लीज इन्हीं ब्रांड्स में जाना है, इसके अलावा कोई ब्रांड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये होगी गैस स्टोव की पहली मिस्टेक। गैस स्टोव में जो दूसरी मिस्टेक करते हैं वो ये कि जब भी हम गैस स्टोव की पोजीशन को डिसाइड करते हैं तो ये भूल जाते हैं हमारे बर्तन कितने बड़े हैं। इसमें मैं सबके साइज आपको बता के बोर नहीं करना चाहता, आपको सिंपल सा रूल बता देता हूं। आप जब भी हॉबिन स्टोव लाओ उसमें जो सबसे पीछे वाला बर्नर है उसको पीछे वाली दीवार से कम 8 इंच आगे रखना। इससे होगा ये कि हमारी जो कढ़ाई होती है, जो 6-7 लोगों के लिए काफी होती है, उसका जो डायमीटर होता है, सॉरी रेडियस होता है, वो 8 इंच का होता है। अगर आपने पीछे वाला बर्नर पीछे की दीवार से लगभग 8 इंच आगे रखा तो आप ये पक्का कर पाओगे कम से कम वो कढ़ाई वहां जा सके। इसमें लोग गलती ये कर देते हैं कि वो पीछे वाली दीवार से डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते, बिल्कुल चिपका के लगा देते हैं। ऐसे में आप बहुत बड़े बर्तन पीछे नहीं रख पाते, तो एक तरह से जो पीछे वाले बर्नर है उस पर आपने पैसे खर्च किए वो बेकार हो जाते क्योंकि आप वो यूज ही नहीं कर सकते। तो याद रखना, पीछे वाला जो बर्नर है उसके सेंटर से पीछे वाली दीवार के बीच का जो दूरी है वो कम से कम 8 इंच तो होनी चाहिए, उससे कम बिल्कुल मत रखना। गैस स्टोव में तीसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो हमें इन 2 तरह की फ्लेम्स वाले बर्नर मिलते हैं। एक में फ्लेम ऊपर की तरफ जाती है और एक में फ्लेम साइड की तरफ जाती है। आपको गलती से भी साइड में जो फ्लेम वाला चक्कर है इनके चक्करों में नहीं पड़ना, ये चीज आपको नहीं लेनी है। ये जिन भी बर्नर से साइड में फ्लेम निकल रही होती है असल में यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, जहां पे चीजें सिर्फ गर्म होती है। हमारे तरह तड़का या छौंक नहीं लगाया जाता है। तड़का या छौंक लगाने के लिए हमारी तरह हैवी करने के लिए जरूरी है कि जो आग है उसकी फ्लेम सबसे ऊपर की तरफ निकले। इसलिए आपको पक्का करना है कि आप वही स्टोव लेकर आए, भले ही पहले वहां जो सेल्स पर्सन उससे पूछ ले कि भाई इसके जो आग है वो किस डायरेक्शन में निकलती है। आपको साइड वाली आग वाली स्टोव नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे जो सेंटर से आग निकलती है वही लेना है, जैसा आप इमेजेस में देख पा रहे हैं। अब आ जाओ छठे पॉइंट पर, जो है चिमनी का पॉइंट। चिमने में हम 3 तरह की मिस्टेक्स कर सकते हैं। पहली मिस्टेक ये होती है कि हम कम सक्शन पावर की चिमनी ले आए। इसमें मैं आपको रूल नहीं बताऊंगा भाई ऐसा है तो इतने सक्शन पावर लो, ऐसा है तो इतने सक्शन पावर लो। सिंपल सा बता देता हूं कि 1100 सक्शन पावर की चिमनी आपको कम से कम चाहिए, उससे कम इंडियन घरों में नहीं चलती है। तो आप जब भी सेल्स पर्सन के साथ जाओ मार्केट में, उसको कह देना कि 1100 सक्शन पावर तो कम से कम होनी चाहिए। चिमनी में दूसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि जब भी चिमनी का पाइप ऊपर से जाता है उसको हम अक्सर ओपन छोड़ दिया करते हैं। ये दिक्कतें ज्यादा देखने को मुझे वहां मिलती हैं जहां बिल्डर फ्लोर बने हैं। पैसे बचाने के लिए, ऊपर की लकड़ बचाने के लिए उन पाइप्स को ओपन छोड़ दिया जाता है, जो देखने में बहुत गंदे लगते हैं, और ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो करना आपको यह है कि जैसे मैं इमेज दिखा रहा हूं, ऊपर एक लकड़ी का पट्टा घुमा देते हैं जिसके पीछे से पाइप आराम से ट्रैवल हो सकता है। इस वजह से जो आपकी किचन की लुक है वो भी बिगड़ती नहीं है और आपका जो पाइप है वो भी सेफ रहता है। चिमनी के मामले में तीसरी मिस्टेक जो हम कर सकते हो ये है कि चिमनी के पाइप में बेंड बहुत ज्यादा दे देते हैं। अब एक चीज ध्यान से सुनो,
चिमने के पाइप में जितने बार चिमने का पाइप बेंड होगा उतनी उसकी इफेक्टिवनेस घटेगी। इसको ऐसे समझो कि हवा में बहुत सारा ऑयल होता है जो चिमने के अंदर सक करी जाती है, वो हवा को बहुत तेजी से बाहर निकलना होता है। अब जितनी बार बेंड हुआ वो हवा जाके सरफेस पे टकराएगी, और जैसे ही वो टकराएगी थोड़ा थोड़ा ऑयल, थोड़ी ग्रीस वो सरफेस छोड़ के आगे बढ़ जाएगी। एक बार यहाँ छोड़ा, फिर अगले बैंड पे दोबारा छोड़ा, अगले बैंड पे दोबारा छोड़ा, और फिर वो एग्जिट करी। यानी 3 बैंड के बाद या 4 बैंड के बाद जितने भी आपने दिए, हर बैंड के साथ ग्रीस की जो ग्रीस जो है वो आपकी चिमनी के पाइप में चिपक जाएगी और हवा उसको बाहर नहीं लेके जाएगी। इसलिए एडवाइजेबल होता है कि जब भी आप पाइप प्लान करो अपनी चिमनी का, तो उसमें एक बैंड होना चाहिए। अगर बहुत कुछ मजबूरी होगी तो उसमें मैक्सिमम 2 बैंड ले सकते हो, उससे ज्यादा बैंड नहीं लेना है। जितने बैंड ज्यादा लोगे उतनी इफेक्टिवनेस कम होती चली जाएगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो? उम्मीद है अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी आई होगी। फिर भी इन 6 में से कोई ऐसा पॉइंट है जो रह गया या मैं आपको ठीक से नहीं समझा पाया, तो प्लीज उनके बारे में कमेंट में जरूर पूछे। कमेंट में सवाल पूछने से पहले हिचकेगा बिल्कुल मत, क्योंकि आपका एक सवाल कई हजार लोगों का सवाल भी हो सकता है। तो आपका सवाल पूछने से और मेरे जवाब देने की वजह से 1000 लोगों के डाउट क्लियर हो सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में इस वीडियो ने वाकई कोई वैल्यू ऐड करी है, तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए।